Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. हेलो, गुड आफ्टरनून, जय ज्वाला, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नो डीपीपी यस्टरडे। हाँ बेटा, अभी मिल जाएगी। वो आज कल नाइट में लेट हो गया वो डीपीपी रिकॉर्डिंग में, तो आज मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और अब तो वैसे भी टेस्ट की तैयारी कर डालो फटाफट, है ना। और कल टेस्ट है तो उसमें मेजर पोर्शन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट वन का थोड़ा सा सवाल रहेंगे, कुछ ज्यादा सवाल गैसियस स्टेट के रहेंगे, और कैलकुलेशन वगैरह रहेगी। इस बार मैंने मोल वगैरह के भी जो थोड़े बहुत सवाल डाले हैं उसमें कैलकुलेशन डाली है इस बार। मतलब आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए, तो आप कैलकुलेशन भी मिलेगी आपको। सवाल देखकर लैंग्वेज अजीब सी लगेगी, मतलब आप सवाल को पूरा पढ़िएगा जरूर। मतलब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल उस तरह से सवाल बनाने की कोशिश की है जिसमें आईआईटी परेशान करता है, एडवांस लेवल पर भी और मेंस लेवल पर भी। तो हमें लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज पढ़नी है, और उसके बाद आंसर निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज पढ़ा और देखकर ऐसा लगा कि यार ये क्या अजीब अजीब सी बातें लिखी। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे सवाल तो लल्लू है एकदम। तो आप कायदे से लैंग्वेज पढ़िएगा और उसके बाद आंसर निकालिए। तो कैलकुलेशन भी आएंगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एकदम फिट है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत में एकदम फिट हो गया मामला। अ, कैसे करना है? तो अब हमने लास्ट क्लास में शायद वैंडरवॉल करेक्शंस के बारे में बात की थी, और हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया था वैंडरवॉल का, और फिर हमने वो भी डिसाइड किया था कि इसके अंदर जो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है या वॉल्यूम फैक्टर है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला फैक्टर है, वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है, उस बारे में भी हमने बात की। अब जरा एक काम और करते हैं यार, ये फिर वही है कि कुछ एक अलग सी बात। वो हमसे ये कहे अगर नींद बहुत आती है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है यार, लोग नींद के लिए तरसते हैं। आ, इसमें अगर मान लो ये कहे हमसे कि भाई मेरे पास एक वैंडरवॉल इक्वेशन है, और उस वैंडरवॉल इक्वेशन की शक्ल जो है वो कुछ ऐसी है, 1 + b/vm +c/vm² +so on। ये सवाल जेई में भी बहुत पहले पूछा गया था, और उसने ये कहा था कि अगर मैं वैंडरवॉल इक्वेशन को ऐसा दिखाऊं आपको, तो बताइए ये जो बी है इसकी क्या वैल्यू होती। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये कैसी इक्वेशन लिखी है तुमने, ये थोड़ी ना वैंडरवॉल इक्वेशन है। वैंडरवॉल इक्वेशन तो हमने बना रखी है, वैंडरवॉल इक्वेशन जो है हमारी वो p + a/vm² इंटू vm - b = RT से निकल के आती। सर ये वैंडरवॉल इक्वेशन है, आप पता नहीं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वैंडरवॉल इक्वेशन तो हमने बना ली, अब हमें उस वैंडरवॉल इक्वेशन के दो और नए फॉर्म्स भी देखने हैं। मैंने देखा है जेई में इस फॉर्म पर सवाल बन चुका है, इससे रिलेटेड हम और भी सवाल कर लेंगे कुछ बातें, लेकिन एक और फॉर्म भी है जो वैंडरवॉल इक्वेशन की फॉर्म है, उस पर जेई में कभी भी सवाल नहीं बना। तो हम उस फॉर्म के भी बारे में बात करेंगे और उससे भी सॉल्व करने की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी यहां पर सबसे पहले यह समझना है कि वैंडरवॉल की ये इक्वेशन ये क्या है, ये कैसे बन सकती है। यानी वो कह रहा नहीं नहीं यही वैंडरवॉल इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वैंडरवॉल इक्वेशन में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो इस तरह से निकाला जाएगा। आप बताइए ये आपने क्या लिखा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो कंफर्म है कि जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन यहीं से निकल के आती। यानी ये जो इक्वेशन आप बनाना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन यहीं से तैयार होने वाली। और ये जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वैंडरवॉल इक्वेशन का, एक नया रूप जो देखने जा रहे हैं, ये नया रूप पीरियल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। यानी अब जो तुम करोगे, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, दिस इज वीरियल फॉर्म ऑफ वैंडरवॉल इक्वेशन, पीरियल फॉर्म ऑफ वैंडरवॉल इक्वेशन। तो हमें अब ये बात सीखनी है कि ये जो वीरियल फॉर्म
1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम क्यूब सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये जो फॉर्म है आपका, ये वीरियल फॉर्म वैन डर वाल ने कैसे बनाया, जबकि वैन डर वाल की इक्वेशन तो ये है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता, तो अब हम इस वीरियल फॉर्म की बात करते हैं। और वीरियल फॉर्म के बाद इस बात में ही वो वाला भी बात आएगा जो आपने कल की क्लास में मुझसे पूछा था, सर बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, तो यहीं से वो बॉयल्स टेम्परेचर भी निकल के आएगा जब आप वीरियल फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बहुत आसानी से वीरियल फॉर्म बनाई जा सकती है। वीरियल फॉर्म कैसे बनाई जाए, तो आप एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पूरी इक्वेशन ही लिख देते हैं। पूरी इक्वेशन क्या है वैन डर वाल की, वैन डर वाल की इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये हमारी पूरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। भाई अब जो है कोई भी जो कंसर्न्स हैं वो उसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको पहले समझते हैं, है ना, फिर बीच में बात कर लेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले ये वीरियल फॉर्म वाला टॉपिक खत्म करते हैं फटाफट। यानी इसके अंदर ये हमारी वैन डर वाल इक्वेशन है। इस वैन डर वाल इक्वेशन को उस वीरियल फॉर्म में जो अभी हमने लिखी थी उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो वो क्या है, अब वीरियल फॉर्म एक नाम है, इस वैन डर वाल इक्वेशन का उज्जवल नाम रखा गया है। इसी वैन डर वाल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने नए फॉर्म में जिसको वीरियल फॉर्म बोला जाता है। और वो कैसे निकल के आएगा उसके बारे में बात करते हैं। यानी ये जो पूरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक काम करते हैं, सबसे पहले वो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और ये वी एम माइनस बी को उधर भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी एम माइनस बी। यानी मैंने वी एम माइनस बी को डिवाइड में डाल दिया, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, P को इधर ही छोड़ दूंगा और इस ए बाई वी एम स्क्वायर को उधर भेज दूंगा। तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, ये अलग हो जाएगा, माइनस ए बाई वी एम स्क्वायर। क्या समझना, यानी इस पूरे टर्म को डिवाइड में ले गए और फिर P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर बचा, फिर ए बाई वी एम स्क्वायर को उधर ले गए तो वो माइनस में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से वीएम कॉमन ले लेंगे। जब नीचे पूरी इक्वेशन में से वीएम कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आर टी अपॉन वीएम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस बी बाई वी एम और इधर आ जाएगा ए बाई वी एम स्क्वायर। ये समझो क्या किया जा रहा है, ये उस फॉर्म को बनाने का तरीका बताया जा रहा है कि वो वीरियल फॉर्म बनी कहां से, ठीक। अब आपने नीचे की इक्वेशन में से वीएम कॉमन लिया तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, इस जगह से और इस जगह से पूरा वीएम कॉमन लेकर उसको उधर भेज देंगे। यानी मैंने पूरा वीएम कॉमन लिया और मैं उधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा पी वीएम इज इक्वल टू आर टी अपॉन 1 माइनस बी बाई वी एम और माइनस ए बाई वी एम। कितनी इक्वेशन बचेगी। अब मैं पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी इट इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई वी एम इनवर्स माइनस ए बाई वी एम आर टी। यानी पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दिया। अब बताइए क्या ये z बन गया, हाँ सर ये तो z बन गया। z बनने के बाद जो इक्वेशन बची वो क्या बची, 1 माइनस बी बाई वी एम इनवर्स माइनस ए बाई वी एम आर टी। अब तुम लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट हो सकता है तुम्हें इस बात का आइडिया भी हो कि सर 1 माइनस एक्स की पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 से निकाला जाता है। सो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन और लास्ट में ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा ए बाई वी एम आर टी। अब आप सारे कोफिशिएंट्स को एक साथ कर दीजिए, सारे कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख दीजिए, यानी वीएम का जो कोफिशिएंट है उसको एक साथ ले आते हैं। सो दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई वीएम कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो बचेगा वो बचेगा, यहां से बी आ जाएगा और वहां से माइनस ए बाई आर टी वो वीएम का कोफिशिएंट बन जाएगा माइनस ए बाई आर टी प्लस अंदर क्या बचा और इसके अलावा सर बी स्क्वायर बाई वीएम स्क्वायर बचा और क्या बचा सर बी क्यूब बाई वीएम क्यूब बचा और क्या बचा सर ऐसे बहुत सारे टर्म्स बच गए। अब आप ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन आपने बनाई है z की, यही वो वीरियल फॉर्म जो मैंने बनाई थी। आप देखिए जो वीरियल फॉर्म मेरा बना था, ये देखिए ये वीरियल फॉर्म क्या था 1 प्लस बी बाई वी एम, यानी देखिए कैपिटल बी इज अ कांस्टेंट, ये कैपिटल बी बाई वी एम प्लस कैपिटल सी बाई वी एम और यहां पर क्या आ रहा है देखो 1 प्लस
बी बाई वी एम, व्हाट इज बी? कैपिटल बी क्या है मेरा? देखो जो वीएम का कोफिशिएंट है वो बी है, यानी 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट अगर बी है और यहां पर तुम्हारे पास 1 बाई वीएम का जो कोफिशिएंट है वो बी माइनस ए बाई आर टी, इसी तरह से जो वीएम स्क्वायर का 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर है और वहां पर 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, यानी आपको कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी सबकी वैल्यू पता चल गई जब आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस पूरे खेल में ये जो आपका कोफिशिएंट बन रहा है, ये वाला, ये कोफिशिएंट बन गया आपका कैपिटल बी, ये बन गया आपका कैपिटल बी, और ये वाला टर्म आपका बन गया कैपिटल सी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये वाला टर्म बन गया आपका कैपिटल डी। यानी यही इक्वेशन अब आपकी वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और क्या निकल के आया? 1 प्लस कैपिटल बी बाई वीएम प्लस कैपिटल सी बाई वीएम स्क्वायर प्लस कैपिटल डी बाई वीएम क्यूब, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। नाउ दिस इज अ वेरिएबल फॉर्म, यानी वैंडरवॉल इक्वेशन का जो वेरिएबल फॉर्म है वो 1 प्लस बी बाई वीएम प्लस सी बाई वीएम स्क्वायर से निकाला जाता, जिसमें कैपिटल बी की वैल्यू आईआईटी पहले पूछ चुका है। आईआईटी ने पूछा है कि अगर किसी वैंडरवॉल इक्वेशन को 1 प्लस बी बाई वीएम प्लस सी बाई वीएम स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए तो वो जो कैपिटल बी है वो क्या होता है? वो कैपिटल बी एक्चुअली बी माइनस ए बाई आर टी से निकाला जाता। समझ में आ रहा है? यानी ये जो b माइनस ए बाई आर टी है ये वही कैपिटल बी है। आप इसको कंपेयर करिए जरा उस इक्वेशन से, z इज इक्वल टू जो मैंने दे रखी है 1 प्लस कैपिटल बी बाई वीएम प्लस कैपिटल सी बाई वीएम स्क्वायर प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आप जरा कंपेयर करिए इस इक्वेशन को जिसको वेरिएबल फॉर्म बोला गया है, इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 बाई वीएम का जो कोफिशिएंट है वो b माइनस ए बाई आर टी, और यहां पर 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट कैपिटल बी है, तो इससे यह पता चल रहा है कि जो कैपिटल बी है वो 1 माइनस बी माइनस ए बाई आर टी के बराबर। इसी तरह से जो सी है वो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहां पर जो 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर है, यानी ये जो कैपिटल सी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब कुछ लोग शुरू हो गए, सर एक्सप्लेन प्लीज, एक्सप्लेन प्लीज एक्सप्लेन। जरा सी गणित लगती है तुम्हारी बैंड बज जाती। प्रबल पूछ रहे हैं इसका यूज क्या है? यूज बेटा आईआईटी वालों से पूछ सकते हैं। आईआईटी वालों ने साफ साफ पूछा था कि अगर वैंडरवॉल इक्वेशन के वेरिएबल फॉर्म को लिखा जाए तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या निकल के आती है। एक्चुअली इसका यूज वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पर इस गैस का बिहेवियर आइडियल होता। यानी किसी भी गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बिहेवियर आइडियल हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर होगा। ऑब्वियस है, तुम्हें बताया गया था हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज चलते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अट्रैक्शन फैक्टर वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गैस का बिहेवियर वो आइडियल की तरफ शिफ्ट हो जाता। अगर गैस का बिहेवियर आइडियल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस आइडियली बिहेव करेगी वो कौन सा टेम्परेचर है, वो यहां से निकाला जा सकता है। यानी ये जो वेरिएबल फॉर्म है वो एक्चुअली उसी टेम्परेचर को डिफाइन करता है जिस टेम्परेचर पर गैस आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देती। और वो कैसे निकल के आएगा सर? बड़ा आसान है। आप देखिए, जो हमारा स्मॉल भी होता है वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम वाला फैक्टर, वो तो वैसे भी कम होता है। आपको पता है मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, काफी कम माना जाता है। अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो टर्म आगे के टर्म्स है सारे b बाई वी एम स्क्वायर, बी सी बी क्यूब बाई वी एम क्यूब, ये सारे टर्म ऑलमोस्ट जीरो होंगे, ऑलमोस्ट जीरो। अब अगर ये सारे टर्म ऑलमोस्ट जीरो हैं तो एक्चुअली जो तुम्हारा z बनना चाहिए इस वेरिएबल फॉर्म के अकॉर्डिंगली, वो z तुम्हारा इस हिसाब से बनना चाहिए। यानी जो z मेरा बनना चाहिए वो z इस हिसाब से बनना चाहिए। z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी एम पी माइनस ए बाई आर टी, प्लस जो आगे के टर्म थे पी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस पी क्यूब बाई वी एम क्यूब, ये आगे के सारे टर्म आपने जीरो कंसीडर कर लिए। दे ऑल आर ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज b बाई वी, b की वैल्यू वैसे ही छोटी है, v बड़ा होता है। यानी आपने नीचे वाले टर्म को स्क्वायर में बड़ा कर दिया और छोटे वाले टर्म को स्क्वायर करके और छोटा कर दिया, यानी अल्टीमेटली आगे के सारे टर्म जीरो माने जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो वेरिएबल फॉर्म है आपके हिसाब से वो इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई वी एम बी माइनस ए बाई आर टी। अब अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच gas behaves ideally, that means z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी आइडियल सिचुएशन में z 1 होता। अब तुम ये सोचो z 1 कैसे निकल के आएगा? आगे के टर्म तो आपने वैसे हटा दिए, आपको z की वैल्यू 1 चाहिए, यानी ये टर्म भी जीरो होना चाहिए, तभी तो 1 निकल के आएगा। और इस टर्म को जीरो करने के लिए दो बातें,
या तो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम को इनफाइनाइट ले लीजिए, सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट मोलर वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है सर इस टर्म को भी जीरो रखना पड़ेगा फॉर z इज इक्वल टू 1। तो दैट मींस फॉर z इज इक्वल टू 1 b माइनस a बाय आर टी इट शुड बी इक्वल टू 0। सो दैट मींस t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, t इज इक्वल टू निकल के आएगा a बाय आर बी, एंड दिस t इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर Z की वैल्यू 1 होती है, यानी गैस का बिहेवियर आइडियल होने लगता है। और अगर ये गैस का बिहेवियर आइडियल होने लगता है तो ये टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, और बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर आइडियल बिहेवियर की तरफ स्विच कर जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर Z की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, ये बहुत आसान। यानी फाइनली जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर जो वीरियल फॉर्म आपने बनाई थी जैसे जो इससे पहले, वो डिराइव कैसे की थी आपने। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपने पहले वांडर वॉल इक्वेशन लिखी, उसमें वीएम माइनस बी को नीचे ले गए, उसके बाद ए बाई वी एम स्क्वायर को इधर ले गए, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दिया, आरटी से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। उसके बाद आपने छोटा सा बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया 1 माइनस बी बाई वीएम इनवर्स का, और इस बायनोमियल एक्सपेंशन को करके आप यहां तक पहुंच गए। फिर आपने वीएम के सारे कोफिशिएंट इकट्ठे कर दिए, वीएम स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, वीएम का जो कोफिशिएंट बना वो बी माइनस ए बाई आरटी बना, और अल्टीमेटली आगे के टर्म तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, इस टर्म को जीरो करते ही z 1 आ जाए, यानी देखिए z की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी इस टर्म को जीरो करते ही अगर z 1 आ रहा है तो आपको एक ऐसा टेम्परेचर मिलने जा रहा है जिस टेम्परेचर पर z की वैल्यू 1 है। दैट मींस ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर गैस आइडियली बिहेव करने लगती है, और वो टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है, इसमें कुछ झंझट है ही नहीं यार, बड़ा सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। समझ लो, आपको डेरिवेशन नहीं भी समझना मत समझिए, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वैन डर वाल की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का एक अलग रूप है जिसको वीरियल रूप दिया गया, और वो रूप जो दिया गया है वो एक्चुअली 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन से निकाला जाता है। आईआईटी ने एक सवाल बहुत पहले पूछा था जिसमें कैपिटल बी की वैल्यू पूछी गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा कैपिटल बी होगा, ये देखिए ये इक्वेशन, जो हमारा कैपिटल बी होगा वो ये होगा, दिस विल बी कैपिटल बी, और जो हमारा कैपिटल सी होगा वो ये होगा, जो कैपिटल डी होगा वो ये होगा। उनके हिसाब से जो उन्होंने वीरियल फॉर्म लिखी थी उसमें कैपिटल बी की वैल्यू बी माइनस ए बाई आर टी से डिफाइन होनी चाहिए, और Z1 लाने के लिए इस टर्म को जीरो रखना पड़ेगा, जिससे आपको एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पर आपकी गैस आइडियली बिहेव कर रही है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ रहा। समझने की कोशिश करो। और राहुल, कल की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इसको मैं देख लूंगा, मैं अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता बेटा, मैंने आपका चैट पढ़ लिया है, मैं इसको जाके ही चेक कर पाऊंगा। तो जब मैं अभी क्लास खत्म होगी तो एक बार चेक कर लूंगा कि कल की रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम। अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए जरूरी यह है कि हम अभी सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट स्लाइड कुछ लोग कह रहे हैं दिखा दीजिए, ये है लास्ट स्लाइड। हाँ, 5 घंटे की स्लीप सफिशिएंट है बेटा, 5-5.5 घंटे सोया जा सकता है, इससे ज्यादा सोने का तुम्हारे पास मौका भी नहीं। चलिए लिख करो भाई, समझ में आ गया ये वाली बात। ठीक है, यानी एक चीज समझ में आ गई सर, आपने आज जो है वीरियल फॉर्म जो स्टार्ट किया, इस वीरियल फॉर्म से मुझे इतना समझ में आ गया कि आप मुझे बॉयल्स टेम्परेचर बताना चाह रहे थे। आप ये बताना चाह रहे थे कि बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, और मुझे ये समझ में आ गया कि जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर आइडियल बन जाता है, और ये एक बड़ा टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि बड़े टेम्परेचर पर ही मॉलिक्यूल इतनी तेज भागते हैं जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और अट्रैक्शन अगर ना हो तो गैस का बिहेवियर क्या बन जाता है? आइडियल। क्योंकि सारी झंझट इस अट्रैक्शन की वजह से ही तो थी, इस अट्रैक्शन की वजह से ही तो आप लिक्विड बन जाते थे, इसी वजह से तो आपका नेचर रियल बन जाता था। और जब अट्रैक्शन ही खत्म होने लगेंगे तो आपका नेचर धीरे धीरे क्या बनता चला जाएगा? आइडियल। यानी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो आइडियल सिचुएशन की तरफ भागती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ये कहेगी कि अब मेरा बिहेवियर काफी हद तक आइडियल है, अब मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ रहा है। लेकिन वो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको गैस के दोनों कांस्टेंट्स पता होने चाहिए, एंड दैट इज ए एंड बी। आपको अगर ए और बी दोनों पता होगा तो ही आप इसको निकाल पाएंगे। तो बड़ा आसान सवाल है, किसी भी सवाल में ए और बी की वैल्यू दे देगा, आप निकाल लीजिएगा, खत्म करिए, बहुत आसान। इसी पे एक सवाल भी पूछा जा सकता है।
हालांकि सवाल का कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं लगता यार, और लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल बन सकता है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट बॉयल्स टेम्परेचर, यानी Z की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर पर पूछ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि Z की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर पर 1 निकल के आनी चाहिए। लेकिन ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में इन्होंने ये 4 बातें लिखी हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो एक्चुअली में क्या निकल के आना चाहिए बॉयल्स टेम्परेचर पर Z की वैल्यू, वो कैसे निकाली जाए। तो अब बड़ा आसान है, ये तो वैसे ही जैसे अभी हम करते थे वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई हमें ये पता है कि जो हमारा P प्लस A बाई वी एम स्क्वायर और Vm माइनस बी को पर मोल हिसाब से ये होता है। तो इसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि दिस P इज इक्वल टू, थोड़ा सा अगर इक्वेशन चेंज करें तो इट विल बी RT अपॉन, जैसे अभी हमने किया था, Vm माइनस बी माइनस A बाई वी एम स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं पी वी एम बाई RT इज इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस बी माइनस A बाई वी एम RT। ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिसको आप Z कहते हैं। ये एक जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज जनरल, यानी आपकी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, तुम अपने आप समझना। नीचे से Vm कॉमन ले लिया, Vm कॉमन लेगा उसको उधर भेज देंगे, नीचे बचेगा 1 माइनस बी बाई वी एम। 1 माइनस बी बाई वी एम को मैंने Vm अपॉन Vm माइनस बी लिख दिया और RT से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, मेरा पूरा Z तैयार हो गया। यानी फाइनली जो Z है वो ये बन गया। ये जनरल हो गया एकदम ठीक। मैंने Z की वैल्यू जनरली इस फॉर्म में, हालांकि Z यहां से भी आ ही रहा है, तुम निकाल सकते हो Z की वैल्यू इस तरह करके, ये निकल आई ठीक। अब जब Z ये निकल के आएगा तो आप क्या करेंगे। अब वो कह रहा है कि नहीं, मुझे Z की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर पे बताइए क्या होगी। तो अगर आप Z की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि बॉयल टेम्परेचर वो A बाय PR से निकाला जाता, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस टेम्परेचर की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मुझे यही इक्वेशन चेंज होती हुई नजर आ जाएगी। एक बार पुट करके देखो और जल्दी से बताओ सॉल्व करके क्या निकल के आएगा। अगर मैं टेम्परेचर को A बाई बी आर रख दूं तो अल्टीमेटली Z की वैल्यू क्या निकल के आएगी। इनमें से ऑप्शन चेक करो जरा जल्दी से, कौन सा बनेगा। मुकेश टीवी का कोई यूज, तुम लोग यूज के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मुझे समझ में आता। तुम एप्लीकेशन पार्ट पे क्यों जा रहे हो, प्रैक्टिकल पार्ट पे क्यों जा रहे हो। तुम्हें लाइफ में कभी बॉयल्स टेम्परेचर से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जेई में के सिलेबस में डाला गया है तो आपको ये समझना है बस कि भाई बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें गैस का बिहेवियर आइडियल हो जाता है, बस बात खत्म हो गई। हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जा ही नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ फैक्ट नहीं है यार, ये सब एक अजम्पशंस हैं जो लिए गए। पूरा पूरा वैन डर वाल इक्वेशन एक अजम्पशन के ऊपर ही तो बेस्ड है, तो इसलिए आप इसके प्रैक्टिकल उसमें मत जाया करो कि इसका यूज क्या होगा, सर रॉकेट बनेगा या स्पेस में जाने के लिए यूज किया जाएगा। आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप वैन डर वाल इक्वेशन को वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू देख सकते हैं और उसी को Z इज इक्वल टू 1 लाने के लिए आप बॉयल्स टेम्परेचर निकाल सकते हैं, एंड दैट बॉयल्स टेम्परेचर इज दिस। वैसे तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि बॉयल्स टेम्परेचर पर जो Z है वो 1 होना चाहिए। हाँ बात भी सही है सर, बॉयल्स टेम्परेचर पर Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि आपने बताया कि बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर आइडियल होता। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो शायद डिटेल में ही जानना चाहता है कि Z सॉल्व करके जितना भी आएगा वो बता दीजिए, आप 1 के चक्कर में मत पड़िए। तो अगर मैं बॉयल्स टेम्परेचर पर T की वैल्यू A बाई बी आर डाल दूं तो सॉल्व करके क्या ऑप्शन बनेगा वो चेक कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने सॉल्व करके निकाला भी है और ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि सॉल्व करके सर ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी इंटू वी माइनस बी निकल के आएगा। और बहुत ज्यादा लॉजिकल है सर कि बी स्क्वायर जो टर्म है हमारा, ये बी स्क्वायर एक काफी छोटा टर्म बनेगा जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है तो अल्टीमेटली Z की वैल्यू 1 ही निकल के आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि अल्टीमेटली ये टर्म जो हमने बनाया है ये टर्म अल्टीमेटली 0 निकल के ही आएगा क्योंकि बी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल नंबर, क्योंकि छोटे नंबर को स्क्वायर करने से वो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब युवा सर ये तो वैसे ही बर्बाद हो गया, तो सब कुछ हटाने के बाद आंसर तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन 1 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया अजम्पशंस लेके कि बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर Z की वैल्यू क्या बन जाती है 1। लेकिन वहां पर भी तो तुमने बी स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट्स को नेग्लेक्ट किया था। तुम देखो वहां पर भी तो तुमने ये काम किया है।
एक सेकेंड रुकना जरा। जो अभी हमने डिराइव किया है, आप देखिए उस डेरिवेशन में आपने सारे टर्म्स को कैंसिल ही तो किया है। आप ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी बी स्क्वायर बी क्यू ये सब आपने जीरो मान लिए। ये देखिए वो कह रहा नहीं जीरो मत मानो, अगर जीरो नहीं मानोगे तो बताओ कि z की वैल्यू क्या आएगी। अदरवाइज अगर आप इसको जीरो मान लेंगे तो z तो वैसे ही 1 हो रहा है, और 1 आना भी चाहिए बिकॉज बॉयज टेम्परेचर पर z की वैल्यू 1 आती है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंगली मुझे ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, उन ऑप्शंस को देखकर मुझे ये लगता है कि भाई ऐसा है, इसमें जो है कहीं झंझट है, इसमें इन्होंने बी स्क्वायर के सारे टर्म्स डाले हैं। इसका और इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर आपने बी स्क्वायर के सारे टर्म डाले हैं तो आंसर इन्हीं तीनों में से होगा, बिकॉज यही वो तीन होंगे जो आपको फाइनली z जो है 1 दे सकते हैं। ये देखिए आप, सर 1 तो ये भी दे सकता है, लेकिन ये टर्म 1 देगा मुझे डाउट है, क्योंकि ये बी स्क्वायर नहीं है, ये बी है, ये इतना छोटा नहीं है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर पाना, इसके रेस्पेक्ट में मुझे डाउट होता है। यानी आंसर 1 लाना है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आपने किस टेम्परेचर की बात की है? बॉयज टेम्परेचर, और बॉयज टेम्परेचर पर z क्या आता है? 1। 1 तभी आएगा जब 1 के आगे के सारे टर्म नेग्लिजिबल, और 1 के आगे के सारे टर्म नेग्लिजिबल तब होंगे जब वो b ना होकर b स्क्वायर होंगे। तो ये तो कंफर्म है सर, इसको तो आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन तो गलत। अब बचे आपके ये 3 ऑप्शन, इन तीनों में सर बी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, और इन तीनों में अगर बी स्क्वायर का टर्म आ रहा है जिसको आप 0 मान सकते हैं, तो इन तीनों से आंसर 1 आ सकता है। अब इन तीनों से आंसर अगर 1 आ सकता है तो सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आप वैल्यू रख के ही चेक कर पाएंगे, और जब आप बी की वैल्यू टीबी की वैल्यू a/br रखेंगे तब आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। आदित्य कह रहा है कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे बेटा ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? ये वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो इसकी? यहां वैल्यू पुट करो, अभी सॉल्व हो जाएगा। करके देखो, सब लोग कर पा रहे हैं? हाँ ऐश्वर्य, एक्चुअली पूरी इक्वेशन तो बड़ी सी बनती है, यानी कुछ तो होगा ना, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी की कुछ तो वैल्यू होगी, सही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि भाई आगे के टर्म्स को हटा दो क्योंकि वो बेकार है, उसके बाद मैंने एक रफ आइडिया निकाला कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसमें गैस लगभग आइडियल बनेगी, तो वहां से बॉयज टेम्परेचर निकल के आया। ये जो बॉयज टेम्परेचर है ये अजम्पशन के बाद ही तो आया है कि आपने आगे के सम हटा दिए, लेकिन वो सवाल में ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा नहीं हटाओ हटाओ नहीं, तुम बी स्क्वायर तक की चीजों को मत हटाओ। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी, ये मेरी वैन डर वाल इक्वेशन है, मैंने खोल के ऐसे लिख दिया, पूरी इक्वेशन से जेड निकाला, ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया, ये मेरा जनरल। अब आप बताइए क्या करना है? वो कह रहा है टी की वैल्यू बॉयज टेम्परेचर वाली डाल दो, तो मैंने टी की वैल्यू बॉयज टेम्परेचर डाल दी। जैसे ही टी की वैल्यू बॉयज टेम्परेचर डालेंगे आपको मस्त फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिले। सब लोगों का आ रहा है भाई? ये ए आंसर नहीं निकल रहा है, अमन कह रहा है ए आंसर नहीं आ रहा है, तो कोई और आंसर आ रहा है? एक आदमी कह रहा है सर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हो रहा है सर, नहीं हो रहा है सर, बड़ी दिक्कत है यार, हम बड़े परेशान हैं तुम लोगों से। अरे भाई सॉल्व करोगे तो हो जाएगा यार, कैसे नहीं सॉल्व होगा? आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व हो जाएगा। यहां पर डालो डालो इसको, ये जो वैल्यू है हमारी टी की a/br, जब आप इसकी a/br डालेंगे तो क्या निकल के आएगा? z इज इक्वल टू vm अपॉन vm माइनस बी माइनस a/vm इंटू आर, और टी की जगह डाल दिया a/br। तो इससे a और a कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी vm माइनस बी माइनस क्या निकल के आएगा? ये b, r भी कैंसिल हो रहा है, b ऊपर चला जाएगा, b/vm। सही लिख रहा हूं मैं? b/vm। अब बस आप इसको इसमें कन्वर्ट करके देखो यार, बन जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ, b/vm को कॉमन ले लिया या कुछ कर लिया, कुछ करो करो आ जाएगा, मतलब निकल आएगा। निखिल कह रहा है ऐसा समझ में नहीं आया, कुछ कह रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा निकालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करें इसको? b/vm इक्वेशन के हिसाब से बी स्क्वायर आ रहा है, कैसे बी स्क्वायर निकल के आएगा? नीचे एलसीएम ही ले लेते हैं पूरा, तो जब आप पूरा एलसीएम लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? पूरा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा vm इंटू vm माइनस बी, ऊपर आ जाएगा vm स्क्वायर, और नीचे माइनस में चला जाएगा pvm, और आगे चला जाएगा प्लस बी स्क्वायर।
सही कर रहे हैं, बी वी एम प्लस बी स्क्वायर, यहां तक आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके देखना है भाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। क्या चीज कॉमन लेनी चाहिए हमें? नीचे का टर्म तो सही है, ऊपर इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो ना, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन बना के देख लेते हैं, मुझे लगता है बन भी जाएगी। वी एम स्क्वायर माइनस बी वी एम और प्लस बी स्क्वायर। अरे आ तो रहा है यार, अजीब आदमी हो, आ तो रहा है इसमें। इसी को सॉल्व कर लो ना, मतलब इसी को एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी, यही आ रही इक्वेशन, सेम है। या वी कॉमन ले लो नीचे से, वी एम कॉमन ले लोगे तो भी आ जाएगा, या आ जाएगा। मतलब मैथ के स्टूडेंट हो, इतने बकवास बातें कर रहे हो, यानी ये जो आंसर आ रहा है इसी आंसर को ही एक बार देखो इसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो ही रहा होगा, बस थोड़ा सा सोचना है कि किसको कॉमन ले। तो आप इसमें देख लो, 1 को अलग करना है और बी स्क्वायर यानी इसी में से इसको पूरा डिवाइड ही कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका अब वी एम माइनस बी, यहां से ऊपर कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ऊपर से वी एम माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा वी एम माइनस बी इंटू वी एम अपॉन वी एम इंटू वी एम माइनस बी, और आगे बचेगा बी स्क्वायर अपॉन वी एम इंटू वी एम माइनस बी, ये आ जाएगा। और देख के लग रहा है ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम माइनस बी, ये आ गया आपका पहला ऑप्शन। क्या आसान है ये मतलब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन लिखी है, इसी से रिलेटेड एक और सवाल कर लेते हैं। जल्दी से बताओ जरा ये वाला, ये सब आईआईटी के एडवांस लेवल के सवाल होंगे यार, एकदम समझो, क्योंकि उसका रीजन है, रीजन ये कि ये डराते हैं, ये डराते हैं बिकॉज बच्चों को वंडरवॉल इक्वेशन तो वैसे ही समझ में नहीं आती, और वो सवाल जब ए और बी दिखता है तो वैसी घबराहट सी होने लगती है कि यार बी फैक्टर आ गया, ए फैक्टर आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको भी वैसे सॉल्व करिए जैसे अभी सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वही जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, z इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम आर टी, ये हमारी इक्वेशन। बस अब आप जो वैल्यू रखनी है रख लीजिए, देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। z की वैल्यू हमें सर दे रखी है, z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.8 दे रखी है, ये कंप्रेसिबिलिटी, और b की वैल्यू 0.4 दे रखी है। इसके अलावा और क्या दे रखा है? गैस का 1 मोल है, चलिए वो तो ठीक है। वॉल्यूम 0.5 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, अरे तो सब तो दे रखा है, सॉल्व कर लो इसको, इसमें करना ही क्या है। यानी वीएम की वैल्यू 5 हो गई, 0.5, तो दिस विल बी 0.5 अपॉन 0.5 माइनस बी की वैल्यू 0.04 दे रखी है, माइनस ए जो हमें निकालना है इजी, और ये हमें दे रखा है 0.8, ए अपॉन वीएम हो गया हमारा 0.5 इंटू आर हो गया 0.08 इंटू टेम्परेचर हो गया 300। इससे ए की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सीधे आ जाएगा। भाई देखो, आप सॉल्व वॉल्व मत करवाओ, मतलब तुम पीछे वाले सवाल के चैट डाल लो कि सर इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, अब तुम कर लो उसको, मतलब समझ लो हमारे चक्कर मत पड़ो, हम नहीं कर पा रहे, तुम खुद कर लो उसको। क्या आपने इक्वेशन लिख दी है, उस इक्वेशन लिखने के बाद वैल्यू को दाएं बाएं करके मैं फर्स्ट ऑप्शन ला आऊं, यहां पर भी यही है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। आप देखिए सारी वही इक्वेशन है, वैंडरवॉल इक्वेशन, ये इस वैंडरवॉल इक्वेशन को याद कर लो भाई। वैंडरवॉल इक्वेशन एक्चुअली बच्चों ने जो याद कर रखी है वो ये है, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर पर मोल, जो इक्वेशन उन्होंने याद की है वो ये याद की। इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं आप, समझो बात, यानी यही इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। उसका रीजन मैं क्यों कह रहा हूं याद करने के लिए, तुम सोचो जो बच्चा सिर्फ ये याद करके गया है ना, उसको z कहीं दिखता ही नहीं है, यहां z कहीं दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब वो पहले z तक पहुंचेगा तो सारा टाइम तो वहां बर्बाद करेगा। तुम इसी इक्वेशन को जब इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हो तो एक तो जनरल इक्वेशन हो गई, और एक z के फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, ये वाली, ये z के फॉर्म की इक्वेशन, यानी इसी वैंडरवॉल इक्वेशन को आप z के फॉर्म में भी याद कर लीजिए, ताकि जब z दिया जाए 0.8 तो आप z को रखकर जो अननोन हो वो कैलकुलेट कर सके, वरना आप यहीं खेलते रह जाएंगे कि z रखना कहां है, यहां तो z कहीं है ही नहीं। तो आपने इस इक्वेशन को z में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद इसी वैंडरवॉल इक्वेशन को vm अपॉन वीएम माइनस बी माइनस ए बाई वीएम आरटी से याद कर लिया। और कितना अच्छा हो गया कि अगर आपको, और ये तो मुश्किल सवाल हो गया यार, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना ये बच्चों को नहीं पता,
कि भाई यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, तो पहले तो यहां से यहां पहुंचे, याद कर लिया कि जब यहां से यहां पहुंचते हैं तो z का एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है vm अपॉन, और यहीं से वीरियल फॉर्म भी बन जाता है। तुम देखो अगर मैं ऊपर वाले vm को नीचे ले जाऊंगा तो ये 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वीएम इनवर्स बन जाएगा, और 1 माइनस बी बाई वीएम का इनवर्स जब आप एक्सपैंड करेंगे बायनॉमियल से तो यही z एक वीरियल इक्वेशन भी बना के दे देगी आपको। यानी ये एक जनरल एक्सप्रेशन है वैन डर वाल इक्वेशन का जो z को रिप्रेजेंट करता है मोलर वॉल्यूम और ए और बी कॉन्स्टेंट्स के साथ। समझ रहे हो? तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आना चाहिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर शायद ए आता है, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे डी बता रहे हैं तो डी, हाँ मुझे ए ही लग रहा है इसका याद, कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं, तो इसका आंसर ए सही लग रहा है। लेकिन यही कि सिर्फ कैलकुलेट करना है, कोई झंझट नहीं है इसके अंदर, आसानी से कैलकुलेट हो जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ऐसा है, मैं इसमें कुछ नहीं जानता यार। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो आईआईटी में ये ड्रामे चलते हैं, आपको करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, ये आपके ऊपर। और ये बिल्कुल ही अच्छा एक बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। उसका रीजन मैं बताऊं, बढ़िया क्यों बोल रहा हूं। बढ़िया इसलिए नहीं कि सर ये लिख लिया, इसमें क्या बढ़िया, सॉल्व कर लेंगे। बढ़िया ये कि आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप ये याद करके जाते हैं। ये याद करेंगे तो आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको z का पता ही नहीं है एक्सप्रेशन। यानी वैन डर वाल इक्वेशन ये है, और इसी को z में इस तरह से लिखा जाता है, और इसी को वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? z इज इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस p बाई वी एम प्लस c बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी z को लिखने का एक तरीका यह है वैन डर वाल इक्वेशन में, एक तरीका यह है वैन डर वाल इक्वेशन से, और एक्चुअल वैन डर वाल इक्वेशन आपकी ये। सब लोग बात समझ पा रहे हैं ना? सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन है आसान और इंटरेस्टिंग कि भाई ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन को ऐसा समझा जाता था, इसका एक रूप यह है, और इसी रूप से यह रूप निकाला जाता, और इस रूप पर आईआईटी ने सवाल पूछ चुका। हाँ, ये वीरियल फॉर्म से भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वीरियल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है वीरियल फॉर्म में। बाकी सारे कौन, ये वीरियल फॉर्म यहीं से तो आती है, कोई नया थोड़ी ना यहीं से निकल आती। तो इसके अलावा आप सीधे सीधे सॉल्व करिए, झंझट ही खत्म करिए। हमारे फैजल सर जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये और भी अच्छा सवाल, सिर्फ डराने वाली बात है बस, ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा सवाल, सिर्फ डराने वाली बात। वो ये कह रहा है कि अगर वैन डर वाल इक्वेशन पर मोल ऐसे रिप्रेजेंट की जाती, ऐसे, तो हमने कहा ये तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है यार? अब तक बड़ी मुश्किल से ये समझ में आया था कि वैन डर वाल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना ये तरीका, ये तो समझ में आ गया था कि जो z होता है वो 1 प्लस p बाई वी एम प्लस c बाई वी एम प्लस d बाई वी एम स्क्वायर यहां से निकाला जाता है। चलिए ये तो हम समझ गए। अब आपने एक नया ड्रामा दिखाया, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। z इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या था, 1 प्लस b डैश p प्लस c डैश p स्क्वायर प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये p स्क्वायर है भाई। हमने कहा यार ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे, तुमने नई वैन डर वाल इक्वेशन लिख दी है। ऊपर वाली इक्वेशन वीएम में चलती थी, ये नीचे वाली पी में चल रही है, और एक नए कोफिशिएंट्स आ रहे हैं बी डैश सी डैश। वो कह रहा है उन्हीं की तो वैल्यू पूछ रहा हूं कि बी बी डैश सी डैश का आपस में रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा ये भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ा झंझट लग रहा है। झंझट कुछ नहीं है यार, बस वही वाली बात आती है, डर गए तो डर गए,
डर गए तो मर गए, सीधी सी बात। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने वैंडरवॉल इक्वेशन पढ़ी है, मैंने वैंडरवॉल इक्वेशन का एक जनरल जेड का एक्सप्रेशन पढ़ा है, मैंने उस जेड के एक्सप्रेशन को बायनोमियल एक्सपेंशन से खोलकर वी रियल फॉर्म पढ़ा है, तो आपने उसी वी रियल फॉर्म का एक नई शक्ल बनाई है। मैं डरता नहीं हूं, मैं कर लूंगा इसको। अब आपको थोड़ी सी अकल लगानी है कि भाई करना क्या। अब तुम जानते ही हो कि जो जेड होता है वो पीवीएम बाय आरटी होता है, ठीक। ये होता है 1 प्लस बी डैश पी, ये 1 उधर चला गया, ये 1 प्लस है भाई, 1 प्लस ऐसे 1 प्लस बी डैश पी प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। तो अब आप सोचो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है, जरा सा इक्वेशन लगा, जरा सा दिमाग लाना है। क्या दिमाग लगाना है भाई, ये देखिए आप, जो हमारा z है ये वाला, हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, पहले इसको भूल जाते हैं, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, प्रेशर के फॉर्म में। कैसे लाएंगे सर, z जो होता है वो पीवीएम बाय आरटी होता है। इसका मतलब है जो p होगा, जो हमें निकालना है यहां पर, वो वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी। कैसे किया जाए, दिमाग लगाओ जरा। हमें p के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन चाहिए, कैसे निकाला जाए। p के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा सर, वो z आरटी बाई वीएम से निकाला जाएगा। और जो सर z है हमारा, इस जगह पर अगर p की वैल्यू रख दी जाए तो एक्सप्रेशन बन सकते हैं। जरा समझना, अगर मैं यहां p की वैल्यू और z की वैल्यू मुझे पहले से पता है, यानी z में बड़ा सा लिख रहा हूं, z है मेरा 1 प्लस p बाई वी एम प्लस c बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू आर टी बाई वी एम, ये मेरा z। यानी मेरा जो p निकल के आएगा वो z, ये z है हमारा, इंटू आर टी बाई वी एम से निकल के आएगा। और ये जो p है, अगर ये p उठाकर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा काम चल जाए। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन और क्या लेवल होता है यार, यही तो लेवल, इसी लेवल की तो तैयारी करनी, इसी लेवल के सवाल आने। अगर मुश्किल सवाल की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते ही छोड़ के आएंगे, कहेंगे क्या बदतमीजी चल रही है यार, बड़ी मुश्किल से यह समझ में आया था कि वीरियल फॉर्म 1 प्लस बी बाई वी एम होती है प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर होती है। एक नया ड्रामा चालू हो गया कि सर ये नई फॉर्म निकाल दिया आपने वीरियल फॉर्म प्रेशर के टर्म्स में, और एक नया कोफिशिएंट ले लिया बी डैश। तो जब आपने वीएम के टर्म्स में बातें की थी 1 बाई वीएम के टर्म्स में, देन द कोफिशिएंट वाज बी, नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सो द न्यू कांस्टेंट विल बी बी डैश। अब ये नया ड्रामा है यार, अब इसको सीधे सीधे करके देखते हैं ना यार, एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं, जेड को यहां पुट करके देखते हैं, ठीक। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस बी डैश को बी डैश छोड़ देते हैं, और अंदर जो है पी की वैल्यू बड़ी वाली डाल देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा अंदर 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू आर टी बाई वी एम। ये जो बना है मेरा, ये बना है मेरा 1 प्लस बी डैश पी, दिस वॉज पी, ठीक। अच्छा, आप सी डैश पी स्क्वायर और लिख देते हैं। जब आप सी डैश पी स्क्वायर लिखेंगे तो ये पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू इतनी बड़ी है, तो ये हो जाएगा हमारा आर टी बाई वी एम, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्या आ गया स्क्वायर, दिस इज सी डैश पी स्क्वायर, ये पी का पूरा स्क्वायर कर दिया, सो ऑन, ये आगे चल रहा। अब आप ये बताइए, इस एक्सप्रेशन से क्या मैं वीएम का कोफिशिएंट 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट नहीं निकाल सकता इस एक्सप्रेशन से? तो जो भी 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट आएगा वो एक्चुअली बी होना चाहिए। तो यहां से जो 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट आएगा उसको बी से इक्वेट कर देना, एक रिलेशन आ जाए। इसी तरह से 1 बाई वीएम का स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेना, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार करके देखो जरा जल्दी से सब लोग, बिल्कुल आसान है एकदम, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप जरा बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बस जरा देखो जरा, अब बी डैश को अंदर ले जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू आर टी बाई वीएम, बी डैश इंटू आर टी बाई वीएम जो है वो मेरा 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट बनेगा, यानी बी डैश आर टी ये 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट बनेगा। तो बी डैश आर टी अगर 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट बन रहा है तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन तो बन गई बी डैश आर टी, ये 1 बाई, और वो बी है, यानी बी की वैल्यू बी डैश आर टी होनी चाहिए। यानी एक एक्सप्रेशन तो वैसे समझ में आ गया, ए ऑप्शन।
ये देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो ना, 1/Vm का कोफिशिएंट निकाल के देखो, बी डैश RT बाई वीएम तो साथ में रहेगा ही रहेगा, तो बी डैश RT बाई वीएम इंटू 1 क्या बनेगा, बी डैश RT बाई वीएम, यानी 1/Vm का कोफिशिएंट है बी डैश RT, लेकिन उनके हिसाब से 1/Vm का कोफिशिएंट है बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू बी डैश RT होगी, यानी बी की वैल्यू बी डैश RT हो गई। इसको खत्म कर देते हैं। अब आते हैं सी के ऊपर, कैसे सर, वी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी एक बार देख लेते हैं। तो जो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो ऊपर से क्या निकल के आएगा, RT बाई वीएम स्क्वायर इंटू बी, ठीक, और वही वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे भी निकल के आएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा RT बाई वीएम स्क्वायर इंटू 1 इंटू सी डैश, यानी क्या बनेगा, तो एक बार तुम लोग अपने आप करो यार, नहीं डी नहीं आएगा, मुझे लग रहा है ये आंसर आना चाहिए, सी, सी आंसर आना चाहिए इसका, ऐसा लग रहा है। जो सी डैश आएगा, जो सी आएगा वो मुझे लगता है बी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आएगा। आप देखो ना इसको मल्टीप्लाई करके, अब वीएम स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बी डैश बी, बी डैश बी और RT, यानी कि जो हमारा C बनेगा उस C में वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, और वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा एक तो BRT, वो निकल के आएगा, यानी BRT होना चाहिए, BRT भी होगा, और क्या क्या निकल के आएगा, और वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा। देखो यार इसमें जो कोफिशिएंट निकल के आता है, क्या डी आ रहा है, एक बार चेक करो जरा क्या निकल के आ रहा है मल्टीप्लाई करके, जो भी कोफिशिएंट निकल के आएगा, या एक ही आंसर सही होगा, जो भी है, एक तो सही आ ही रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई करके देखो, बी डैश वीएम स्क्वायर, हमें वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, अच्छा वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा सी, यानी कि CRT तो रहेगा ही रहेगा, CRT बी डैश, यानी एक तो आ जाएगा CRT बी डैश, इसको अलग कर लेते हैं, यानी एक आ जाएगा CRT बी डैश, ठीक है, वीएम स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और नीचे से जो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो यानी ये वीएम स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 से ही निकल के आएगा, 1 के मल्टीप्लीकेशन से, वो क्या आएगा, R स्क्वायर T स्क्वायर इंटू सी डैश, R स्क्वायर T स्क्वायर इंटू सी डैश बाई वीएम स्क्वायर, ये आएगा कोफिशिएंट वीएम, यानी वीएम स्क्वायर का अगर आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो जो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट बनने वाला है वो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा CRT बी डैश प्लस क्या बनेगा, R स्क्वायर T स्क्वायर सी डैश, कोई आ रहा है ऑप्शन इसमें, और वो फिर B से भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और B की जो वैल्यू आ रही है वो B डैश RT आ रही है, यानी B डैश RT बन जाएगा B, तो B डैश RT B बन गया, उसके साथ C आ गया, यार ये तो बड़ा झंझट है यार, अपने आप करो यार, कंफ्यूजन नहीं है यार इसमें, बस वो यहाँ एक तो जगह की भी कमी लगती है, तो तुम अपनी कॉपी में थोड़ा सा बड़ा करके लिखोगे तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए तो आ ही रहा है, एक ऑप्शन और आना चाहिए, मुझे लग रहा है जहां तक कि ऑप्शन सी भी आना चाहिए, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन सी भी आना चाहिए, एक बार चेक करना पड़ेगा, यानी आपको जो सी की वैल्यू मिलेगी वो इस एक्सप्रेशन से मिलेगी, वो आपको यहां चेक करना पड़ेगा कि जो ये हमारा ये वाला सी, ये वाला सी जो है इसका यानी 1/Vm स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सी है, और यहां से जो 1/Vm स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो सी के बराबर होगा, उसको एक बार चेक करने की कोशिश करो। अच्छा मैंने वीएम क्यूब का कोफिशिएंट ले लिया है, अरे यार गलत कर दिया, ये वीएम तो पहले से ही था, ये वीएम अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश बी, यार अपने आप सॉल्व करो यार, अब इतना दिमाग नहीं लग रहा है, अपने आप सॉल्व करो, इसको आसानी सॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है सबसे पहले उसमें करना कुछ नहीं था, मतलब आप अपनी कॉपी में एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, क्योंकि इस लेवल पे सवाल बन सकता है यार, मुश्किल सवाल है, बन सकता है, मुश्किल इन द सेंस सिर्फ इसी तरह से मुश्किल है कि इसको लिखने में बड़ा झंझट है। यानी मैंने किया क्या है कि मैंने सबसे पहले वीरियल इक्वेशन लिख दी, और वीरियल इक्वेशन के बाद जो हमारा पी आ रहा है उस पी को मैंने ZRT बाई वीएम से रिप्लेस कर दिया, और Z की वैल्यू पहले से मुझे पता है,
तो जेड आर टी बाई वी एम जो होगा, जेड आर टी बाई वी एम, वो मैंने ये जेड आर टी बाई वी एम पी की जगह पुट कर दिया, यानी इस पी की जगह मैंने जेड आर टी बाई वी एम पुट कर दिया, और एक बार पी स्क्वायर की जगह जेड आर टी बाई वी एम का स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है ना। तो जेड आर टी बाई वी एम का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक तो 1 बाई वी एम का कोफिशिएंट आएगा और एक 1 बाई वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहां से, और वो कोफिशिएंट्स आपको पहले ही कैपिटल बी और कैपिटल सी दे रखे हैं, तो आपको कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू इन डैश के टर्म्स में पता चल जाएगी। वो आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। यहां गलती यही हो रही है कि वो सही कह रहा है बच्चा, मैंने शायद कोफिशिएंट गलत ले लिया यार, समझ लो, ये जो कोफिशिएंट ले रखा है, ये कोफिशिएंट सही नहीं ले रखा है, क्योंकि मैंने वीएम क्यूब का कोफिशिएंट ले लिया, सी को ले लिया, तो वीएम क्यूब का कोफिशिएंट आ गया, ये यही गलती हो रही। एक बार इसको अपने आप करके देखना, वीएम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो यहां से आएगा, यानी ये वीएम और ये वीएम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे से वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ फर्स्ट लाइन से आ जाएगा यहां से, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो आपको सीधे ही वीएम स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा, बी वी का टर्म नहीं आएगा, ये कुछ गलत लिख दिया, इसको सही करना भाई, ये इसको भूल जाते हैं, इसको कुछ सही करके देखते हैं। आप इसी से वीएम 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट निकालिए और इसी से 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए, आपको बी और सी दोनों की वैल्यूज बी डैश सी डैश के टर्म्स में पता चल जाएगी। नहीं, आंसर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, ऐसा नहीं है, पता नहीं, मुझे आंसर मैंने देखा नहीं, तो आंसर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, बट ये कंफर्म है कि इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है यार, और ये बड़ा अच्छा सवाल। उसका रीजन मैं बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वीरियल फॉर्म पे सवाल बन चुका है कि बी की वैल्यू बताओ, तो वो हमने अभी बॉयल्स टेम्परेचर निकालते वक्त देख लिया, लेकिन अब वो और आगे बढ़ गया, वो कह रहा है वीरियल फॉर्म के और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं उस वीरियल फॉर्म में प्रेशर का डिफाइन करूं तो आप उसकी नई इक्वेशन बताइए और फिर उन नए कांस्टेंट्स की वैल्यू बताइए जो 1 बाई वीएम और 1 बाई वीएम स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। यानी नॉर्मल केस में कोफिशिएंट्स हम निकाल चुके हैं, अब प्रेशर के टर्म्स में जब इस इक्वेशन को लिखोगे तो नए कांस्टेंट्स बनेंगे, उन नए कांस्टेंट्स की वैल्यूज बताइए बी और बी के टर्म्स, बी और सी के टर्म्स। तो ये थोड़ा सा लेंदी लगता, मुझे लगता है आंसर ए और सी में से आएगा, लेकिन एक बार सब लोग इसको चेक कर लेना, है ना, और नहीं तो मैं फिर आज इसको सॉल्व करके ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो तुम इसको देख लेना, इसमें कुछ झंझट नहीं है यार, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे आप इसमें, क्योंकि कंफ्यूजिंग तो है ही, क्योंकि बड़ी बड़ी सी इक्वेशन है, देखने से घबराहट हो रही है, हालांकि सिर्फ नजर जो है आपकी बहुत छोटी जगह पे जा रही है। आपको वीएम चाहिए 1 बाई वीएम, 1 बाई वीएम आपको यहां से मिल जाएगा, ये 1 बाई वीएम मिल जाएगा, ये यहां से सिर्फ 1 से, क्योंकि 1 बाई वीएम तो बाहर ही है, तो इसका मतलब 1 बाई वीएम जो है आपको इस लाइन से मिल जाएगा, और वीएम स्क्वायर आपको एक तो इन दोनों से मिल जाएगा और एक इससे मिल जाएगा, सिर्फ क्योंकि यहां ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, तो सिर्फ 1 से आपको वीएम स्क्वायर मिल जाएगा और 1 से आपको 1 बाई वीएम मिल जाएगा और 1 बाई वीएम स्क्वायर यहां से भी मिलेगा, यानी 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से भी आएगा, 1 बाई वीएम स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से भी आएगा, सिर्फ 1 बाई वीएम आपको पहली लाइन से मिल जाएगा जो आपने बी डैश आर टी से निकाल लिया, बस इसमें थोड़ा सा आ जाए। और ये मेंस का सवाल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल का सवाल बन सकता है, मेंस में इतना अकल नहीं लगवाता, मेंस में तो वीरियल फॉर्म का ही सवाल बनाए वही बहुत बड़ी बात। तो ए और सी मुझे लगता है समझ में आ जाए, तो इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, वो है लिक्विफैक्शन। अब मैं गैस के लिक्विफैक्शन या लिक्विफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। अब जो भी आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, मुझे देखो बड़ा क्लोज है तो मैं आंसर नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये सवाल मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सीधा लग रहा है, बस मुझे वो बहुत ज्यादा चिपका चिपका सा और खिचड़ी खिचड़ी सा लग रहा है, तो अगर मैं इसको सही से देखूंगा तो मुझे वो नजर आ जाएगा, क्योंकि करना कुछ भी नहीं, आपको वीएम 1 बाई वीएम और 1 बाई वीएम का कोफिशिएंट निकालना है, जिसको कैपिटल बी और कैपिटल सी से इक्वेट करना है, बस इतना करना है, तो करा तो ये बड़ा आसानी से जा सकता है। लेकिन ये कि ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, आपको कोई कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी, आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको लेकिन ये बात पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम लिक्विफिकेशन की बात करते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की थी
कई लोग बता रहे हैं सी आ जाएगा। हाँ सी आ जाएगा बेटा, मुझे लग रहा है सी आ जाएगा, लेकिन ये कि कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो उसी तरह से कंफ्यूज हो रहा है जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, वो देखने की वजह से। आप इसको थोड़ा सा खोल के लिखिए, आपको तमीज से दिखाई देगा कि 1/vm का क्या है और 1/vm स्क्वायर का क्या है, और उनको इकट्ठा करके कैपिटल बी और कैपिटल सी से इक्वेट करके कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये जो लिक्विफिकेशन वाला टॉपिक है, ये क्या चीज? तो ये बड़ा आसान है सर, इसमें कुछ झंझट नहीं है। इसमें आप कर क्या रहे हैं, इसमें आप किसी गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो आपने पहले भी किया है, इसमें क्या हमें पता है कि गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई किया जा सकता है। तो क्या होगा सर, उसके बाद जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट कर देगी। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पर्टिकुलर टेंपरेचर पर गैस को प्रेशर लगाकर आप लिक्विफाई जब करेंगे तो वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर देगी, फिर वो लिक्विफाई होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा का सारा लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इसको समझिए क्या कह रहे हैं। हम इसको एक ग्राफ के तौर पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए कोई गैस है मेरी, ये कोई कर्व नहीं है भाई, ये कोई कर्व नहीं बनाया मैंने, मैं ऐसे ही बस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं समझने के लिए। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, और तुम्हें ये बताया मैंने कि किसी भी आइडियल गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर पीवी कर्व ऐसे बनता है जिसे हाइपरबोला कहते हैं। लेकिन वो तो आइडियल सिचुएशन है, और मैंने उस दिन भी बताया था कि यहां ऐसी सिचुएशन नहीं। यहां सिचुएशन क्या है कि आप गैस को किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर रखिए, कम टेंपरेचर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर गैस को जब आप प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। हाँ ये तो सर नॉर्मल है, यानी आपका एक पर्टिकुलर टेंपरेचर है, आप गैस को ऐसे करके प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, और ये टेंपरेचर मान लीजिए T1। लेकिन जैसे ही आप एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर आपने गैस पर जितना भी प्रेशर लगा रखा है, ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर गैस ये बोलेगी बस करो, अब मैं लिक्विड में कन्वर्ट होने जा रही हूं। इस पॉइंट पर यह गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी तो प्रेशर जैसे ही लगाओगे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती कि सर अब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ रहा है वॉल्यूम में, जबकि प्रेशर में इंक्रीमेंट इतना नहीं, लेकिन वॉल्यूम में जबरदस्त चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? देखिए प्रेशर में तो इतना सा चेंज आया, वॉल्यूम में इतना बड़ा चेंज आ गया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब गैस लिक्विफाई हो रही, बड़ा सा वॉल्यूम लिक्विड बन गया, बड़ा सा वॉल्यूम लिक्विड बन गया, बड़ा सा वॉल्यूम एक लिक्विड की बूंद बन गई। यानी अब गैस का वॉल्यूम जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तो वॉल्यूम में, गैस के वॉल्यूम में जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज नजर आए, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद गैस ये बोलेगी कि हम सारा का सारा लिक्विड बन चुके हैं, अब हमें फर्दर प्रेशर लगाकर आप लिक्विड में कन्वर्ट, फर्दर प्रेशर लगाकर आप मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रेशर तो बढ़ता जाएगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल आएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं इस बात को। ये आपका T1 टेंपरेचर, ठीक। अब मैंने इसी गैस का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया। जब आप इसी टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तब क्या निकल के आएगा? जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो अब उसी गैस का लिक्विफिकेशन ज्यादा प्रेशर पर होगा। कल क्या बताया था मैंने? टेंपरेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की बातचीत कम होने लगती, बातचीत के कम होने से उनका लिक्विफिकेशन वो मुश्किल होने लगता। इसका मतलब ये हुआ अब आपको ज्यादा टेंपरेचर, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा एक हायर टेंपरेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए। यानी अब अगर आपने टेंपरेचर बढ़ा दिया तो यही गैस का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। यानी ये T2 टेंपरेचर, T2 टेंपरेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी अब जो आपका प्रेशर है, जो लिक्विफिकेशन प्रेशर है, वो लिक्विफिकेशन प्रेशर ये होगा जो कि पहले ये हुआ करता। समझो, यानी पहले यही गैस इस प्रेशर पर लिक्विफाई हो जाती थी, लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन अब यही गैस जब टेंपरेचर बढ़ गया तो उसका लिक्विफिकेशन मुश्किल होने लगा, तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये देखिए, लिक्विफिकेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर मैंने गैस का टेंपरेचर और बढ़ा दिया। जब आप गैस का टेंपरेचर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब आप गैस का टेंपरेचर और बढ़ाएंगे तो लिक्विफिकेशन प्रेशर और बढ़ जाएगा। और टेंपरेचर बढ़ा दीजिए, दिस इज T3, आपने लिक्विफिकेशन प्रेशर और बढ़ा दिया, यानी लिक्विफिकेशन प्रेशर और बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आने वाला है, जरा समझना, एक टाइम ऐसे आने वाला है जिस टाइम पर आप गैस का जब प्रेशर, टेंपरेचर इतना बढ़ा देंगे कि वो गैस ये बोलेगी कि अब अगर आपने मेरा टेंपरेचर बढ़ाया तो मैं ऐसा कुछ बिहेवियर शो करूंगा। समझो बात। यानी अब ये पॉइंट आ चुका है, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर अगर टेंपरेचर चला गया तो गैस ये कहेगी भैया अब तो गैस ही गैस है, अब लिक्विड फेज में हम रहेंगे ही नहीं, बात खत्म।
यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर आप चले गए तो गैस को कितना भी प्रेशर दे दो वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगी। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। यानी ये जो मेरा टेम्परेचर है गैस का TC, दिस इज द टेम्परेचर अबव विच आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। समझो बात। यानी ये तो कंफर्म है कि T1 T2 T3 बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है, गैस को लिक्विफाई करने में तकलीफ हो रही है। ये देखिए, लेकिन ये कंफर्म है एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जिस पॉइंट पर गैस ये बोलेगी बस करो भाई, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप इसके ऊपर गए तो मैं सिर्फ गैसियस फेज में रहूंगा, मैं लिक्विड फेज में जाऊंगा ही नहीं, आप ऐसी की तैसी आपकी। यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को जो भी प्रेशर दिया जा रहा है लिक्विफाई करने के लिए उसे क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। और इस क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहा जाता है। सब लोग समझने की कोशिश करें, यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप गलत तरह से समझ रहे हैं। आप सीधी सी बात प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। गैस को दबाते जा रहे हैं, वो लिक्विड में करना स्टार्ट हो जाएगी। जिस टेम्परेचर प्रेशर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी उसे लिक्विफिकेशन प्रेशर बोल देंगे। अब आपने कहा गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अब इसको प्रेशर लगाते हैं। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए। यानी अब आपका प्रेशर बढ़ गया बिकॉज गैस का टेम्परेचर चेंज हो गया T2। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लिक्विफिकेशन प्रेशर वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब गैस इस टेम्परेचर पर होगी जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, इस टेम्परेचर पर गैस को आप इसके ऊपर जाने के बाद, इस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको जितना प्रेशर लगाना लगा लीजिए। यानी गैस सीधे सीधे एक आइडियल नेचर शो करना स्टार्ट करेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस आइडियल बन जाती। इसका यह नेचर मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को कितना भी प्रेशर लगाकर लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिसको आपने ये डॉट दिखाया, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता। और क्रिटिकल पॉइंट पहुंचने के बाद ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इज इक्वल टू ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ गैस is equal to density of liquid, या फिर refractive index of gas is equal to refractive index of liquid। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर गैस और लिक्विड एक जैसे हो जाते हैं। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी सेम हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, सब एक जैसा हो जाता है। लेकिन उसके नीचे वो गैस, उसके नीचे एक पर्टिकुलर प्रेशर देकर आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज भी क्लियर है कि जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसको लिक्विफाई करने में तकलीफ होगी और उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर भी इंक्रीज करता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर वो गैस कहेगी बस अब रुक जाओ, अब अगर तुमने इससे ज्यादा टेम्परेचर किया तो मुझे लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। बस वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उसके ऊपर गैस को लिक्विफाई ना किया जा सके, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है, जिस प्रेशर पर गैस को लिक्विफाई किया जा रहा है, क्योंकि यहां तक किया जा सकता, इसके ऊपर नहीं किया जा सकता, तो उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर, और इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर गैस का जो भी वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम दिया जाता। यहां तक समझ पाए सब लोग? सब लोग समझने की कोशिश करो भाई, बहुत सीधा सा है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन यही है कि क्योंकि सब कुछ अलग है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। RI is refractive index, सुभाजीत। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर सारी गैसेस का अपने हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, वो सब लोगों का अलग अलग होगा। यानी ये कंफर्म है कि नहीं, ये ट्रिपल पॉइंट नहीं बेटा, ट्रिपल पॉइंट अलग होता है। ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड, गैस एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। हम ट्रिपल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ये हम डिसाइड करेंगे जब हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्रिटिकल गैस की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच गई है गैस, वहां तक
वो लिक्विफाई होने के लिए तैयार। बस फर्क इतना है कि प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा बस। लेकिन उसके ऊपर अगर टेम्परेचर ले लिया गैस का तो कहेगी अब मैं लिक्विफाई नहीं हूं। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाएगा जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई ना हो सके। बस क्रिटिकल पॉइंट पर या क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, वहां तक कर सकते हैं। तो जितना भी प्रेशर आप लगा रहे हैं उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसे पीसी बोल दिया जाता। और इस पीसी और टीसी पर जो वॉल्यूम है गैस का उसे वीसी बोल दिया जाता। पहले सब लोग इस बात को समझो भाई, बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत प्लाज्मा कब बनेगा, एक सवाल आ रहा है, प्लाज्मा कब बनेगा, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। आप क्या करेंगे, वो कह रहा है ये बताइए इस क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पीसी वीसी टीसी निकाला कैसे जाता। बहुत ईजी है। तुम ये तो मानते होगे कि जो तुम्हारी वैंडरवॉल इक्वेशन है, वो वैंडरवॉल इक्वेशन वो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, वो एक वीएम में क्यूबिक इक्वेशन, आप ध्यान से देखिए उसको, वो वीएम में क्यूबिक इक्वेशन कैसे, आप निकाल के देखिए, करके देखते हैं। ये जो हमारी वैंडरवॉल इक्वेशन है, अगर मैं इस वैंडरवॉल इक्वेशन को सही से देखूं तो वैंडरवॉल इक्वेशन ऐसी नजर आती है, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी। और ये सब तो एप्लीकेबल होगा ही ना, क्योंकि हमारी रियल गैस की बातें चल रही हैं। तो ये हमारी इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर सही से देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, दिस विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। कैसे क्यूबिक बनेगी, ये आ जाएगा पीवीएम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीवीएम माइनस पीबी प्लस ए बाई वी एम और क्या क्या आएगा, माइनस ए बी बाय वी एम स्क्वायर माइनस आर टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरी, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने पूरी इक्वेशन को वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं पूरी इक्वेशन को वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा पी वी एम क्यूब माइनस पी बी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी माइनस आर टी वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गए। अब आप बताइए, जब आप इसकी क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे तो सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठे कर लेते हैं, यह आ जाएगा पी वी एम क्यूब। अब वी एम स्क्वायर को और इकट्ठा कर लो, वी एम स्क्वायर को इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा, वी एम स्क्वायर, और अंदर क्या आएगा, एक तो वी एम स्क्वायर यहां से आ रहा है और एक वी एम स्क्वायर वहां से आ रहा है, यानी ये हो जाएगा पी बी माइनस, नहीं प्लस आर टी। और वीएम को अलग कर लेते हैं, वीएम को अलग करोगे तो ये आ जाएगा ए बी ए वी एम और माइनस ए बी अलग हो गया, इज इक्वल टू 0। देखो मैं सही कर रहा हूं भाई, मैंने कॉमन वगैरह सही लिया, एक बार सब लोग चेक कर लेना भाई। इसको इसको समझना जरा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैंने अगर वीएम स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अंदर आ जाएगा पीबी, और वो जो आरटी वाला टर्म है जो निगेटिव है वो निगेटिव बन जाएगा यहां से, ठीक। अब इस पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वीएम क्यूब वीएम स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा बी प्लस आर टी बाई पी प्लस ए वी एम बाई पी माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरी प्रॉपर आपकी जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन आपकी प्रॉपर क्यूबिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, ठीक। अच्छा, अब आप अपनी पुरानी वाली बात पे आइए। पुरानी वाली बात क्या कह रही है, पुरानी वाली बात ये कह रही है कि भाई ऐसा है, मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्यूबिक इक्वेशन तो है, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट पर ये जो वीएम की क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें वीएम के 3 रूट्स होने चाहिए। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स निकल के आएंगे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वो तीनों रूट्स वो सेम होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्रिटिकल पॉइंट पर जो क्यूबिक इक्वेशन आपकी वीएम की बन रही है, उसके 3 रूट्स हैं, वो तीनों रूट सेम। और अगर वो तीनों रूट सेम है तो जो इक्वेशन बननी चाहिए क्यूबिक इक्वेशन, वो वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब बननी चाहिए, एंड इट शुड बी 0। यानी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट पर जो इक्वेशन होनी चाहिए, दिस इज एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर ऑल द रूट्स of VM are same and equal to
पीसी। यानी जो इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट पर बननी चाहिए वो ये होनी चाहिए, और बन रही है ये। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर यही इक्वेशन लिखी जाए तो बताओ कैसे लिखेंगे? क्रिटिकल पॉइंट पर यही इक्वेशन होगी आर टीसी बाय पीसी एंड ए वीएम बाय पीसी एंड ए बी बाय पीसी। क्रिटिकल पॉइंट पर यह इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। यानी अगर आपने प्रेशर टेम्परेचर को पीसी टीसी रख दिया तो क्रिटिकल पॉइंट पर यह इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, और एक्चुअली ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई जा रही। अब आप सोचिए जरा, अगर मैं इसी इक्वेशन को खोलकर सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके देखूं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज क्या क्या है। आप आसानी से क्रिटिकल कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आसानी से क्रिटिकल कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सब लोग जरा एक बार इस वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब खोल के देखो कितना आता है। वीएम क्यूब माइनस वीसी क्यूब माइनस 3 वीएम वीसी वीएम माइनस वीसी इज इक्वल टू 0। यह है वो इक्वेशन जो क्रिटिकल पॉइंट पर वैन डर वाल को दिखानी चाहिए, और तुम कह रहे हो नहीं वैन डर वाल ने ये इक्वेशन दिखाई है क्रिटिकल पॉइंट पर, तो यहां से सारे कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करो, आपको टीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू और वीसी की वैल्यू सारी मिल जाएंगी। और जब आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो आपको पता यह चलेगा कि जो मेरा पीसी निकल के आता है वो a/27b² निकल के आता है, जो मेरा टीसी निकल के आता है वो 8a/27rb निकल के आता है, और जो मेरा वीसी निकल के आता है वो 3b निकल के आता है। ये सारे कोफिशिएंट्स, सारी वैल्यूज इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करके निकाली जा सकती है। यानी इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट दिस। कॉपी पे करोगे तो समझ में आएगा, कॉपी पे नहीं करोगे सिर्फ ये देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तरुण कह रहा है ये तो बड़ा झंझट है। झंझट नहीं है बेटा, तुम समझो बात को। आपको एक लेवल की बात करते हैं, सबसे पहला लेवल, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट का लॉजिक क्या है। यानी आप बताना क्या चाह रहे हैं, इस लिक्विफिकेशन से आप बताना क्या चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आप गैस को प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देती है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस को एक पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विफाई कर सकते हैं आप, ठीक। फिर आप और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैंने उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, पता ये चला उसी गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर बढ़ गया। फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया और बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया और बढ़ गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा निकल के आया जिस पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। बस मैंने कहा बस हो गया सर, यही क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। जिसे जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर मिला तो मुझे क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम भी मिल गया। लोगों ने कहा भाई ये क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, पीसी वीसी टीसी कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने वैन डर वाल से पूछा कि ये बता क्रिटिकल पॉइंट को तू कैसे डिफाइन करेगा। तो वैन डर वाल ने कहा कि जो मेरी इक्वेशन है इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन में वीएम के 3 रूट्स होने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट पर वो तीनों रूट बराबर होते हैं और वो वीसी के बराबर होते हैं। तो मैंने कहा यार एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके तीनों रूट सेम है और वो रूट्स की वैल्यू वीसी है, तो वो तो मैथ्स में हमने पढ़ा है कि सर वो इक्वेशन तो ऐसी होनी चाहिए, वो इक्वेशन तो ऐसी होनी चाहिए जिसके 3 रूट्स हो और तीनों वीसी हो। हमने कहा यही होनी चाहिए। तो मैंने इस इक्वेशन को खोल दिया, खोल के ये आ गई। उसने कहा सर ये होनी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पर वैन डर वाल की शक्ल। उसने कहा नहीं, शक्ल ऐसी होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करके टीसी वीसी पीसी सब निकल आएगा सर, कोई झंझट ही नहीं। जैसे ही आप इनको कंपेयर करेंगे आपको पीसी वीसी टीसी सारे निकल आएंगे। Critical temperature is not Boyle's temperature, Ratan. Boyle's temperature was at the temperature where gas is behaving somewhere ideal nature. But critical temperature is the temperature above which gas cannot be liquefied. इसका Boyle's तो इसके काफी ऊपर होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, अरे देख लो ना यार, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना आ रहा है सर, A/RB का 8/27। एंड व्हाट इज A/RB? A/RB इज बॉयल्स टेम्परेचर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर का रिलेशन भी तो निकल के आ रहा है। ये देखिए, दिस विल बी 8/27 TB। क्या था बॉयल्स टेम्परेचर सर? A/BR। A/BR को अगर TB लिख दूंगा तो TC की वैल्यू 8/27 भी, यानी TB बड़ा है, लगभग 3 गुना बड़ा। यानी अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 500 केल्विन है तो TB की वैल्यू 1500 केल्विन के आसपास निकल के आएगी। यानी उस टेम्परेचर पर लिक्विफाई होने से मना कर रहे हैं आप, लेकिन आइडियल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं आप आइडियल नहीं है बिल्कुल भी। आइडियल नेचर तो और जाके ऊपर मिलेगा जहां पर आपका बिहेवियर Z लगभग 1 के बराबर आएगा।
एक बच्चा पूछ रहा है अगर वैल्यू याद कर ले तो काम चल जाएगा। बिल्कुल काम चल जाएगा, बिल्कुल काम चल जाएगा। अगर आप पीसी वीसी टीसी की तीनों वैल्यूज याद कर ले तो आपका बिल्कुल काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हां, मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए यह बात बता रहा था कि आपके दिमाग में सिर्फ इतना पहुंच जाए कि ऐसा है ये पीसी वीसी टीसी कहीं आसमान से नहीं टपके। आप क्रिटिकल पॉइंट पर जो गैस, कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप सुनिए जरा, क्रिटिकल पॉइंट पर गैस के वैंडरवॉल इक्वेशन की जो शक्ल है क्या होती। सब बच्चे परेशान कि भाई क्रिटिकल पॉइंट पर वैंडरवॉल की शक्ल क्या होगी। वैंडरवॉल की शक्ल तो हमेशा यही होती है, नई शक्ल क्या बन जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट पर वैंडरवॉल की शक्ल यह होगी, वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, या ये होगी। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर वैंडरवॉल की शक्ल होंगी। कुछ बच्चे ये तो लिख सकते हैं क्योंकि इसी को खोल देंगे और पीसी, पी की जगह पीसी और टी की जगह टीसी डाल देंगे, तो इसको खोल के यहां तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्रिटिकल पॉइंट पर यही इक्वेशन ऐसी भी होती, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर वीएम के जो तीनों रूट्स होते हैं वो वीसी के बराबर होते हैं। इसलिए आपको यह बताना था मुझे कि क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द थ्री रूट्स ऑफ वीएम, since this is a cubic equation of Vm, so you get three roots of Vm, those three roots are same and the value will be Vc. पहली ये बात हुई। दूसरी बात, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं तो ये क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ये जितने तुमने पीवी कर्व्स बनाए, ये जितने तुमने पीवी कर्व्स बनाए, सिर्फ यही अकेला वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इस पीवी कर्व का स्लोप 0 होता है। समझो बात। इस पूरे खेल में आप कहीं पर भी देख लीजिए, इस पॉइंट पर, 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 कहीं पर भी इस कर्व का स्लोप 0 नहीं, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस कर्व का स्लोप 0 होता है। कैसे, ये देखिए आप। हालांकि मैं मुझसे बहुत अच्छा बना नहीं है, लेकिन ये कर्व देखिए ऐसे फ्लैट हो रहा है। ये पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप 0 होगा, यानी डी पी इज इक्वल टू 0 एंड द डबल डेरिवेटिव इज ऑल्सो 0, यानी d2p by dv2 इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट। इसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। यानी क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर dp by dv is equal to 0 and d2p by dv2 also 0। और ये दो चीजें यूज करके भी तुम पीसी वीसी टीसी निकाल सकते हो। वो जो तुम्हारी वैंडरवॉल इक्वेशन थी, उस वैंडरवॉल इक्वेशन में तुम अगर dp by dv निकालकर 0 से इक्वेट करो और d2p by dv2 निकालकर 0 से इक्वेट करो तो तुम्हें पीसी वीसी टीसी फिर से मिल जाएंगे और वो यही वैल्यूज निकल के आएंगी जो ये तीन निकल के आ रही। यानी पीसी वीसी टीसी निकालने के मेरे पास दो मेथड है। एक, आप वीएम माइनस वीसी होल क्यूब से इक्वेट करिए अपनी इक्वेशन को, कंपेयर करिए। दूसरा, सर आप डबल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके भी पीसी वीसी टीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब लोग समझने की कोशिश करें। टीबी और टीसी में डिफरेंस बता दीजिए सर। ठीक है, टीसी इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एंड टीबी इज द टेम्परेचर वेयर गैस बिहेव्स आइडियली। दोनों में अंतर है। यानी टीसी वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बस। ठीक, लेकिन टीबी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर गैस कहती है कि मैं आइडियल नेचर होने वाली हूं। समझो बात, दोनों में अंतर। TC is the temperature above which gas cannot be liquefied and TB is the temperature where gas behaves ideally। सुनैना कह रही है सर अब ऊपर से उड़ रहा है और उसने एक इमोजी भी बना के भेजी ऐसे। अच्छा सर, एक बार और रिपीट करके बोलिए। TC is the temperature above which a gas cannot be liquefied and TB is the temperature at which Z is equal to 1 approximately, क्योंकि मैंने assumption लिए थे, and it behaves ideally।
उमेश कह रहा है सर आप अपनी राइटिंग सुधार लीजिए। अब उमेश देखो ऐसा है, हमसे कुछ ना सुधरेगा, समझो बात को, अब हमसे कुछ नहीं सुधर पाएगा। जो सुधरना था वो सुधर चुका, जो खराब होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं कर सकते। यही फर्क है तुम्हारी एज में और मेरी एज। तुम आज भी उस फॉर्म में हो, उस मोड में हो, जहां पर तुम्हें अगर हल्का सा भी दबा दिया जाए साइड से ऊपर से तो तुम अपनी शक्ल बदल सकते हो, तुम अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। हम ऐसे हो चुके हैं कि अब अगर कोई भी ये कहे कि सर नहीं ऐसे करना है, तो अब एक रिजिडनेस सी आ जाती। तो इसलिए राइटिंग वाइटिंग का तो कोई इशू है ही नहीं यार, मतलब वो तो अब किसी सूरत में नहीं सुधरेगी। और ये राइटिंग मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखने से खराब हुई, इस पेन से और इस बोर्ड पर तुम्हारी क्लास से पहले कभी नहीं लिखा था, कभी भी नहीं लिखा था, जानते ही नहीं थे कि इस तरह से भी लिखा जाता। फिर वो चौक पकड़ के और वो व्हाइट मार्कर पकड़ के लिखा करते। तो वो राइटिंग धीरे धीरे करके कुछ कुछ खराब होती चली गई और शुरू से भी खराब ही थी। लेकिन अब ये सुधर नहीं सकती सर, हमें अब समझ रहे हो, अब इसको तुम्हें खुद ही थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरा टी, मेरा एम, मेरा पी, मेरा यू, ये तो तुम समझना शुरू कर ही चुके होगे। और मैंने कल भी दिखाया था कि मैंने ऑर्गेनिक की राइटिंग अपनी मेरी और भी ज्यादा खराब है। तुम लोग को पता नहीं वो समझ में आएगी कि नहीं आएगी, वो और गंदी लिखता हूं मैं, एच ऐसे लिखता हूं जैसे बच्चा सोचता है सर यू बना दिया आपने। लेकिन धीरे धीरे जब वो पढ़ा जाता है तो बच्चा समझता है ये तो साला सुधरेगा नहीं, हम ही को सुधरना पड़ेगा, तो किसी तरह से एडजस्ट ही कर लेते, तो बेचारा एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता। आप बेंजीन वेंजीन के स्ट्रक्चर अच्छे बना लेते हैं, बेंजीन वेंजीन में दिक्कत नहीं है। बेंजीन वेंजीन के तो स्ट्रक्चर, मतलब जिसको, मेरा तो मानना यही है कि जिसको ऑर्गेनिक आती है वो वही बंदा है जिसको बेंजीन बनानी आती। तो मैं तो मानता यही हूं कि अगर आपको बेंजीन बनानी आती है तो इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक आती। बहरहाल तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर इसको बढ़ा देते हैं। बस मेरे ख्याल से एक क्लास और मैक्सिमम लगेगी, हम इसके अंदर फटाफट वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर वाला और इसी का एक रिड्यूस फॉर्म और कर लेते हैं और ये खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आगे, और फिर उसके बाद मैं एक आसान चैप्टर उठाऊंगा, मैं थर्मो नहीं पहले उठाऊंगा, मैं इसके बाद एक आसान चैप्टर उठाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे, साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे और फिर थर्मो की बात करेंगे। यानी थर्मो को मैं इसलिए लेट करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले फिजिक्स में करवा दी जाए ताकि मेरा काम ऑलमोस्ट आधा रह जाए। हो सकता है फिजिक्स वाले भी इसी इंतजार में हो कि पहले केमिस्ट्री में करा दी जाए, लेकिन अब देखते हैं कौन जीतेगा। लेकिन तुम्हें टाइम पे करा दी जाएगी, इसलिए पहले हम इसको करके एक छोटा आसान चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे डिसाइड करते हैं। और पैरेलली तुम्हारा वो ओपी सर वो साथ में करा ही रहे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी स्पीड आई है, हम इसको कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन मेरा सजेशन तो यही है यार। अब तुम ये मत सोचना कि सर ऐसा सजेशन आप क्यों दे रहे हैं। मेरा सजेशन ये कि जिन चैप्टर्स को आप खुद से कर सकते हैं ना, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं या कुछ ऐसे चैप्टर जिनमें थोड़ा बहुत याद करने का है या कुछ भी, आप उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहिए, मतलब समझ रहे हैं, उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर वो जो चैप्टर मुश्किल है, जो आप खुद से नहीं समझ सकते, सर सॉलिड स्टेट मेरा फेवरेट चैप्टर, मुझे सबसे अच्छा लगता है सॉलिड स्टेट। ठीक, सॉलिड स्टेट सर हम खुद से समझ नहीं पाएंगे सर, उसमें दो टेट्राइडल वॉइड्स की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होती है सर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होते हैं, दुनिया भर की बकवास होती है उसमें, तो लेयर अरेंजमेंट क्या है वगैरह वगैरह, तो उसको हम समझाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना कि जैसे ही हम कहें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं सर ये तो हमने कर रखा है, हम कर लेंगे, समझ लो। तो आप पहले से कुछ कुछ चीजें करेंगे तो आपको टाइम पर सब कुछ करने को मिल जाएगा, समझ लो ना। तो मेरा सजेशन है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा, बुरा थोड़ा ना लगेगा। हाँ, ये भी करने की चीजें हैं तो इनको भी करना ही है। चलो तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अनुराग कह रहा है सर टेक ट्यूशंस फ्रॉम आर्का सर, आर्को की राइटिंग बहुत अच्छी है, आर्को सर बहुत जबरदस्त लिखते हैं। आप ट्यूशन व्यूशन छोड़ो, हम कुछ भी कर लें उनके जैसा नहीं बन सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। तो बहरहाल तो जो भी है, तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।